ये आज 2-3 बड़े केसेस की डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो जो 190 मिलियन वाला जो केस है उसके अंदर उसकी फ़िलहाल उसको जो है वो रोक दिया गया है कि आपने ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोक दिया गया है। अब उसके मुज़मरात हैं, तो हमें ज़रा ये समझाएं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सर बेसिकली जो खान साहब की अगर आप देखें तो सारी की सारी जो लिटिगेशन है दैट इज अगेंस्ट खान साहब, वन रीजन और द अदर इट इज फेलिंग विद द ग्रेजुअल पीस ऑफ टाइम। और आप ये भी देखिए कि जितने केसेस हैं जिनमें स्पेशली कन्विक्शंस भी हैं, वो भी सारे के सारे केसेस इवेंचुअली जो हैं दे हैव बीन सेट असाइड। और उसमें जो बुनियादी रीजन, सब्सटेंस से पहली जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो प्रोसीजर है वो बड़ा एक हरिड, जिसे कहते हैं ना, जिसमें एक हरिडली आपको एक चीज नजर आती है, और वो हमारे मैक्सिम ऑफ लॉ है कि जस्टिस हेरिड इज जस्टिस बेरिड। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको देखूं तो वो मुझे उनके अंदर नजर आ रहा है। और यहां पर भी जो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि इसी इशू के ऊपर ऑलरेडी जो है इंक्वायरी वो क्लोज हो चुकी है। तो जो उनके वकील है बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब, जो कि आई थिंक पाकिस्तान के सबसे काबिल वकीलों में से एक हैं, उन्होंने यही बात रेज की है और उन्होंने कहा है कि जी पहले आप हमें वो फैसला तो दिया जाए, ट्रायल कोर्ट तो रिफ्यूज कर रहा है। और हाई कोर्ट में भी उन्होंने जाके ये बात की। फिर हाई कोर्ट ने आज अगर देखें तो एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा कि क्या ये ट्रस्ट जो है ये रजिस्टर्ड था। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इट वॉज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉज एंड इट वॉज कंप्लायंट विद द ट्रस्ट एक्ट। सारे के सारी इसकी सिचुएशंस की गई। और जो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि समझ नहीं पा रही दुनिया, वो ये है कि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का लॉ है उसमें आपने इलीगल गेन एक्सप्लेन करना है, इल गॉटन गेन एक्सप्लेन करना है, मिस यूज ऑफ पावर एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पर ये कैसी मिस यूज ऑफ पावर है कि या कैसा इलीगल गेन है कि जिसके रिजल्ट में वो चीज भी बन जाती है, वो पैसे भी आके एक थर्ड अकाउंट, बल्कि पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट में पार्क हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और किसी किस्म की कोई एम्बेजलमेंट नहीं होती, कोई फाइनेंशियल विड्रॉल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ये कहती है कि ये फायदा लिया गया। और जो यूनिवर्सिटी बनाई गई जिसके अगेंस्ट इस ट्रस्ट डीड को प्रेजेंट किया जाता है, नो डाउट ये 2-3 लोग ट्रस्टीज हैं उसमें, लेकिन ट्रस्टी कभी भी, याद रखिए ट्रस्ट का लॉ जो है वो बड़ा बेसिक लॉ है कि उसके अंदर ट्रस्टी कभी बेनिफिशियरी नहीं हो सकता। अगर ट्रस्टी अपना बेनिफिशियरी होगा तो दिस इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट अनटिल अनलेस कि वो ट्रस्ट ये स्पेसिफाई चीज करता है। यहाँ पर तो ट्रस्ट भी और चीजें, एक यूनिवर्सिटी भी बन गई, पैसे भी आ गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। दो चीजें हैं, मैं चाहूंगा इस पर आप रोशनी डालें। एक तो ये कि जो मैं खिस कर रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये 2020 में जब नैब ने बंद कर दिया था तो आपने दोबारा कैसे खोल लिया। दूसरा, एक नैब की तरामीम के खिलाफ जो है कानून के अंदर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गालबन गई हुई है। अगर ये टाइमिंग का भी मैटर है कि अगर वो फैसला आ जाता है तो ये तोशाखाना का केस और 190 मिलियन का केस ये इनफ्रक्चुअस भी हो सकता है, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपने पहली की है कि अगर एक इंक्वायरी एक ही बात पर होके क्लोज हो गई है, ठीक है, आप दोबारा इंक्वायर करना चाहते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपने इस किस्म की इंक्वायरीज और तो कभी हुदैबिया या किसी और किस जगह पर तो नैतिया फुर्तियां नहीं देखी। सो अगर आप इस किस्म की इंक्वायरी करना भी चाहते हैं तो एटलीस्ट जो डिफेंस साइड है उनका ये राइट तो है कि उनके पास वो इनिशियल इंक्वायरी हो, ताकि वो उस इंक्वायरी के बेसिस को देख सकें किसके ऊपर वो आपने क्लोज की है। हाउ इज इट पॉसिबल दैट द सेम इंस्टीट्यूशन इज क्लोजिंग दैट इंक्वायरी एट वन स्टेज एंड एट द सिमिलर स्टेज एक डिफरेंट एरिया टाइम पॉइंट इन टाइम पर उसको वो दोबारा शुरू कर देते। फिर जो आपने नैब तरामीम केस की बात की, नो डाउट खान साहब ने वो सारे के सारी जो चीजें उसको चैलेंज किया हुआ है। अगर वो लेट से फैसला उनके हक में आता है तो वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर वो विथस्टैंड करती है तो ये केस की सारी नौयत ही डिफरेंट होती है। सो वो चीज भी देखने तलब। तो आई थिंक इन सारे सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए डिविजनल बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इट इज क्वाइट कोग्निजेंट कि ये फैसला जो है, क्योंकि आपने कोई नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर खान साहब के केसेस को छोड़ लें, अगर आप अतर मनीला साहब या बाकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देख लें, शायद हकान अब्बासी साहब के केस में, साद रफीक साहब के केस में और सेवरल अदर पॉलिटिशियंस, तो आपको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी कि नैब की परफॉर्मेंस है क्या या उनका तरीका वारदात है क्या। तो इस चीज को सामने रखते हुए आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को कन्विक्ट कर रहे हैं, सो आप एटलीस्ट अनटिल एंड अनलेस के बियॉन्ड रीजनेबल डाउट या कोई इस तरह की सिचुएशन होगी तो आप करेंगे। ये कोई मकसद ये तो नहीं है कि आपने हरिडली एक काम करना है। आप देखें ना कितने कितने गवाह हो गए। हम इतने क्रिमिनल ट्रायल्स करते हैं, सिविल ट्रायल्स करते हैं, हमें तो साल साल गवाह कराने का मौका नहीं मिलता। बट ये बड़ी यूनिक सिचुएशन है जिसमें गवाह भी घंटों में हो जाते हैं और सारी की सारी चीजें की तो रात 10-10 बजे तक होती हैं। सो मैं ये नहीं कह रहा कि जल्दी करने में नुकसान है, मैं ये कह रहा हूं कि वो इंसाफ का तकाजा जो पाकिस्तान का आम शहरी डिजर्व करता है या वो तकाजा जो उसको मिलता है
वही आपने खान साहब को देना है ना जी। खान साहब इज नो डिफरेंट फ्रॉम दैट, अगर आपने उनको शहरी की डेफिनेशन में लाना आइन के तहत। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी उनको आपने रैपिड स्पीड पर एक सजा देनी है, तो उसका तो फिर वो कभी भी विद स्टैंड नहीं करेगी। मैं तो इसी चीज के तो मैं बोलता हूँ कि ये काम वंस फॉर ऑल एटलीस्ट हमें भी पता लगना चाहिए कि क्या इसमें क्रिमिनलिटी थी कि नहीं थी। अगर थी तो ऑफकोर्स जो भी हो सजा होनी चाहिए, बट अगर क्रिमिनलिटी नहीं थी तो बरी होना चाहिए। ये जो हरिडली काम होता है उसमें सारे के सारे केसेस बाद में रफ अप हो जाते हैं, एंड इन द एंड वी आर बाउंड टू से कि जी पाकिस्तान के तमाम उज़रा आज़म जो हैं उनके साथ जुल्म होता है और कभी भी मेरिट्स पर चीज नहीं आती। तो ये भी एक साइड है जो कि हमें देखनी है व्हेन वी आर डिसाइडिंग केसेस अगेंस्ट द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी टाइम। जी, एक और केस जो है वो बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की जो ऑडियो लीक्स केस है, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कार्रवाई से मना कर दिया है। अब यहाँ पे बड़ा रेयरली होता है कि हमारे यहाँ ये जो इलीगल गैर कानूनी तौर पे जो रिकॉर्डिंग्स की जाती थी उसके ऊपर ये बड़ा ही इशू रहा है, पहले भी कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट तक ने इसका टेकअप किया हुआ है। तो वो बड़ा एक डेयरिंग मैं समझता हूँ बाबर सत्तार साहब का ये वाला इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अब उसकी इंडेफिनिट पीरियड तक कोई डेट भी नहीं आई, तो ये लटक गया मामला। देखिए सर, ये जो इशू है ना जी रिकॉर्डिंग्स वाला, इसके ऊपर ऑलरेडी जो मुजवजा कानून या जो आपकी जजमेंट्स जो मौजूद है ऑन द रिकॉर्ड, दे क्लियरली इंडिकेट कि जो रिकॉर्डिंग है तब तक किसी की नहीं की जा सकती जब तक उस आदमी को आप इन्फॉर्म ना करें। रिकॉर्डिंग वैसी बजाते खुद नहीं की जा सकती। एयरवेव्स वर्सेस फेडरेशन का केस है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जजमेंट है, और उसमें सारी कुरानिक वर्सेस को भी डिस्कस किया गया, सूरह हुजरात की तरफ रेफरेंस दिया गया और ये कहा गया है कि आप किसी की प्राइवेट अफेयर्स में इस तरह इंटरफेयर नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उसको अबंडेंट नोटिस है। ये नहीं हो सकता कि आप उसकी परमिशन या उसकी इंफॉर्मेशन के बगैर। जस्टिस खोसा साहब की भी जजमेंट है कि उसको शहादत का हिस्सा बनाने के लिए क्या क्या लवाजमात होनी चाहिए, लाजमी है। जी सर, बिल्कुल। जस्टिस खोसा साहब ने उसको सुप्रीम कोर्ट पर जाकर वो एक बड़ी उनकी डिटेल जजमेंट थी और उस जजमेंट में यही तफसीलात सारी की सारी डिस्कस की गई थी और उसके कुछ 7-8 कंस्टिट्यूएंट्स रखे थे कि जनाब आपने जब कानून शहादत का सहारा लेना है, क्योंकि मॉडर्न गैजेटरी आई थिंक आर्टिकल 164 है जिसके तहत आ सकती है एविडेंस में, बट वो एविडेंस जो कि मेरे खिलाफ इस्तेमाल होना है वो मेरी परमिशन के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकता कि आप मुझे बताए बगैर रिकॉर्ड करें। तो इसको बेसिस बनाकर बाबर साहब ने इस केस के अंदर अपनी ऑब्वियसली अस्यूम्ड ज्यूरिसडिक्शन, और साथ ये भी कहा कि हम उसको भी समझना चाहते हैं कि आप इस मामले को किस तरह करते हैं, रिकॉर्डिंग्स का सारा प्रोसेस क्या है। एंड ऑफ कोर्स उसमें दो जो पिटिशनर्स थे उनमें से वन ऑफ देम वाज नजम एंड द अदर वाज बुशरा बीबी। सो उस इशू को उस तरह डील अप कर। अब अगर इसको स्टे किया गया है और इधर से अगर आप देखेंगे ये चीज ठीक होती तो गवर्नमेंट लॉ ना लाती। गवर्नमेंट ने तो एक नोटिफिकेशन कर दिया और कहा कि जी अब हम इस तरह करके इन रिकॉर्डिंग्स को कर सकते हैं। सो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि जो रिकॉर्डिंग्स वाला इशू है वंस फॉर ऑल सेटल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो प्राइवेसी है, जो आर्टिकल 14 है, राइट टू डिग्निटी है आदमी की, जिसमें प्राइवेसी भी आती है, दैट इज फोरमोस्ट। इस तरह अगर आप किसी की चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करेंगे, ये भी एक चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल होता है जब आप किसी को रिकॉर्ड करते हैं, किसी को बताए बगैर उसकी पर्सनल रिकॉर्डिंग्स करते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में तो इंसान जो मर्जी किसी से बात कर सकता है, बट व्हेन ही इज गिवन एन अबंडेंट कॉशन, उसमें अगर ऐसी बात है, हाँ ऑफ कोर्स मैं उसकी एक एक्सेप्शन है कि जब एंटी स्टेट बात है, कोई गलत बात है, दैट शुड ऑलवेज बी डेल्ट विद स्टर्न हैंड्स। बट ये है कि कौन किसके साथ बात कर रहा है, कौन किसको बर्थडे विश कर रहा है, कौन किससे क्या बात कर रहा है, आई थिंक दिस इज वी रीच्ड दैट टाइम जहां पर दुनिया में इन चीजों से लोग आगे चले गए हैं। और ये जब एविडेंस में इस्तेमाल नहीं हो सकती तो फिर इसको रिकॉर्ड करने का फायदा क्या? इससे पता क्या चलेगा? जिस आदमी ने कोई गलत काम करना है वो फोनों पे थोड़ी ये बातें करेगा। ये तो मतलब आई थिंक ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, और इसको देखें, लेट्स सी हाउ द सुप्रीम कोर्ट डील्स विद दिस।